कोई बोलने को तैयार नहीं। आबिद साहब, आप जानते हैं सरकारी विभाग के बाबू कभी बोलते हैं क्या? नहीं, वो बाबू नहीं है। सीबीआई आपने जिनका नाम लिया जोगेंद्र सिंह, वो डायरेक्टर रहे हैं, और दूसरे अरे उन्हीं ने कहा था कि सीबीआई मलेरिया विभाग है। जोगेंद्र सिंह ने जो कहा वही कोर्ट का। बात तो कहने दीजिएगा। अगर आप मुझे बात नहीं कहने देंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी, आप अपना आरोप जब पूरा हो जाए मुझे आप समय दें, मैं उसका जवाब आप बोलिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो समय होता है वो बदलता रहता है। उस समय बदलने के साथ जब कोई नया मौजूद, आज का डायरेक्टर सीबीआई जो होगा, अगर उससे कोई जाके बात करेगा या उसका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो होगा, वो आज के प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बता सकता है। वो ऑटोनॉमस बॉडी है। उसकी तरफ से केंद्र सरकार का कोई आदमी बोलेगा तो फिर यही बात आएगी कि आप तो केंद्र सरकार की तरफ से इशारा होता है सीबीआई को, हम लोग कभी इशारा नहीं करते। हुसैन साहब, आप जो बात कह रहे हैं, हुसैन साहब आप जो बात कह रहे हैं, ये ना सुधांशु जी आ रहा हूं, आप जो बात हुसैन साहब कह रहे हैं वो उतना ही सत्य है जितना मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था कि गांव में रहने वाला 26 रुपए कमाने वाला अमीर है और शहर में रहने वाला 32 रुपए कमाने वाला अमीर है। ये उतना ही सत्य है जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई ऑटोनॉमस बॉडी है। आप प्रवक्ता से बात कीजिए। ये दो चीजें अलग विषय हैं। बिल्कुल अलग नहीं है। ये कांग्रेस सरकार की पर्देदारी वाली प्रथा की बात हो रही है। सुधांशु भाई, ये अभी देखिए, मेरी बात सुनिए सुधांशु जी, कतई तौर पर ये इल्जाम है अमिताभ भाई, एक और चीज है, एक सेकंड जी, बोलिए सुधांशु जी, बोलिए जी, मैं बोल रहा हूं। सुधांशु जी बोलिए प्लीज। भाई, प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि इनके केंद्र के इतने वरिष्ठ मंत्री जिस भाषा का सापा के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए नहीं कि वो सापा के खिलाफ हो रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीति का स्तर इतना कम हो जाएगा, इतना गिर जाएगा, ये चिंता। एक सेकंड हुसैन साहब सुन लीजिए, आप कोई मौका देंगे। प्रश्न ये है कि बेनी प्रसाद वर्मा जी को इस भाषा का प्रयोग करने की इजाजत कौन दे रहा है? क्योंकि कोई केंद्र मंत्री किसी ऐसे राजनीतिक संगठन के बारे में इस भाषा का प्रयोग करे जिसके समर्थन से वो सरकार चल रही हो, ये जब तक उसको केंद्रीय नेतृत्व का वर्चस्व न प्राप्त हो तब तक संभव नहीं है। सुधांशु भाई, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जानते हुए सुधांशु भाई, कल मैंने ये बात उठाई थी। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप मेरे साथ थे, मैंने उनको स्मरण दिलाया। मैंने अखिलेश भाई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जैल सिंह राष्ट्रपति थे, के तिवारी मेरे मित्र, वो उस वक्त के बेनी प्रसाद वर्मा बना दिए गए थे। हार कर जैल सिंह को यहां तक जाना पड़ा कि सरकार की बर्खास्तगी के लिए वो लग गए, तब जाके के तिवारी को वानप्रस्थ मिला। मैंने कल ये उदाहरण रखा था अखिलेश प्रताप के सामने। बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव पुराने मित्र रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी तरीके से पहचानते हैं, एक अखाड़े में कुश्ती लड़ते रहे हैं, तो वो एक दूसरे के दांव पेच से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दो इतने बड़े सीनियर नेताओं और आपकी पार्टी ताली बजा रही है दोनों के दांव पेच देखकर, मतलब ये हुआ। हमारी पार्टी के जो संगठन है उसकी तरफ से ये बात स्पष्ट रूप से कही। जनार्दन द्विवेदी जी, सुनिए, जनार्दन द्विवेदी जी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय प्रवक्ता हैं कि नहीं? सोनिया जी की तरफ सारी बातें बोलते हैं कि नहीं? आज बेनी प्रसाद वर्मा को जनार्दन जी ने मिलने के लिए बुलाया, जाहिर तौर पे सोनिया गांधी जी की कुछ बातें उनको बताई होंगी। जैसे ही वो बाहर निकले, छाती फुलाकर कहते हैं कि अगर सामने से सीज फायर होगा तो मैं सीज फायर करूंगा, वरना जैसा चल रहा वैसा ही होगा। यानी शक्ति कांग्रेस आला कमान की है, यानी शक्ति जनार्दन द्विवेदी ने उनको दी है। वो संजीवनी कहां से पाए भाई? हमको लग रहा था कि वो खेत जताएंगे और कहेंगे नहीं, सारे दल हमारे जरूरी है। जनार्दन जी पे आरोप है, आप लगा रहे हैं। जनार्दन जी ने नहीं कहा ऐसा। मैं बेनी बाबू की बात कह रहा हूं। अरे बेनी जी ने जनार्दन जी का भी नाम नहीं लिया ना। आबिद भाई, एक मिनट, बहस जनार्दन जी का नाम नहीं लिया। आबिद भाई, बहस थोड़ी डिरेल हो रही है। बेनी पर हम व्यापक चर्चा कर लिए, चलिए। और इस बात पर मैं मुतमईन हूं। इतने वर्षों में मैंने देखा। जी सुधांशु भाई, जी सुधांशु भाई, जी बताइए, हम लोग सुन रहे हैं। अमिताभ जी। अच्छा अमिताभ भाई, देखिए
ये तो हम सब मानेंगे ना कि इस समय जो भी कुछ हो रहा है वो नूरा कुश्ती हो रही है। एक तरफ आप समर्थन दे रहे हैं जिसका कि कोई कारण नहीं है। देखिए, इस देश में राष्ट्रीय हित और सांप्रदायिकता दो ऐसे शब्द हैं जिनका यूज, मिसयूज, अब्यूज हुआ है। जब जिसको सहूलियत होती है वो इन शब्दों के नाम पर कुछ भी कर लेता है। मैं उसी बात पर आ रहा हूं भाई, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। तो इस समय जी मेरा दो बातें हैं आज जो मुझे लगता है। एक, सीबीआई का दुरुपयोग होता है, यह ओपन सीक्रेट है भारत की राजनीति में। मुझसे मैंने मायावती से, अरे आबिद साहब सुनिए ना महाराज, मैंने मायावती जी से जब व्यक्तिगत बातचीत की मुझे पीड़ा मिली, मैंने लालू जी से बातचीत की मुझे पीड़ा मिली, मुलायम सिंह के साथ बैठिए तो पीड़ा सुनने को मिलती है। ऐसे वो 10 उदाहरण मैं गिना सकता हूं। सीबीआई का प्रवक्ता क्या बोलेगा, मैंने जोगिंदर सिंह को कोट किया। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मुझे हैरानी इस बात पर है कि जिसका नेता बोलता हो कि एक पांव रेल में एक पांव जेल में, राम मनोहर लोहिया, उस व्यक्ति को क्या भय। एक कोल्ड ड्रिंक आती है, उसका एक जिंगल है, मैंने पिछली बार भी यूज किया था कि डर के आगे जीत है। क्यों डरते हैं? इस देश में आपातकाल लगा तब नहीं आप डरे, 20 महीने जेल में रहे। सीबीआई क्या कर लेगी? कोई किसी को फांसी दे देगी, मुकदमा ही नहीं चलेगा। कितने हुक्मरानों को ये खुदा होने का भ्रम हुआ और जनता ने उनको नेपथ्य में फेंक दिया। और दूसरी बात मैं कहूंगा मुलायम सिंह जी के लिए ये कि हिम्मत से काम लीजिए, जनता के साथ खड़े होइए। दूसरी बात जो सुधांशु जी ने उठाई उस पर एक टिप्पणी करूंगा। इस देश के राजनीतिक पटल पर जब से हम लोगों ने आंख खोली, देखना समझना शुरू किया, लगभग चौथाई शताब्दी हो गई। बहुत छोटा समय भी नहीं होता, चौथाई शताब्दी से सक्रिय। एक ही बार मैंने देखा जब सिद्धांत पर, वो सिद्धांत क्या था उसकी आलोचना और समर्थन अलग अलग है, लेकिन उस सिद्धांत पर समर्थन हुआ और सिद्धांत पर समर्थन विड्रॉ हुआ, जिसका मैं साक्षी रहा। वह था जब आडवाणी की गिरफ्तारी हुई तो वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तत्काल प्रभाव से प्रतिनिधिमंडल मूव किया, जिसमें वाजपेयी जी थे, जिसमें महंत अवैधनाथ थे, और सीधे सीधे राष्ट्रपति को बिना किसी ब्लैकमेलिंग, भया दोहन की राजनीति के चिट्ठी सौंप दी गई। और भाजपा ने पहले दिन से यह कह रखा था कि अगर आप गिरफ्तार करेंगे आडवाणी को तो सरकार से समर्थन वापस हो जाएगा। और दूसरा मुझे एक नैतिक स्टैंड लगता है हाल के वर्षों में ममता बनर्जी का। बाकी मैंने इतनों को देखा, मायावती को देखा, मुलायम सिंह जी को देखा, मुलायम सिंह जी से मायावती ने समर्थन विड्रॉ किया, कांग्रेस ने देवी गौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह, इन सबके समर्थन विड्रॉ में खेल था, भया दोहन था, ईमानदारी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी, जिससे जनता समझे। मैं कम से कम इस बात की सराहना करता हूं। आडवाणी जी की यात्रा सही थी, गलत थी, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन भाजपा ने उसको छुपाया नहीं। ठीक बात है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कहा था कि हम विश्वनाथ सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर गिरफ्तारी की तो सरकार से समर्थन विड्रॉ हो जाएगा। और 1 घंटा नहीं लगा, 1 घंटा नहीं लगा। यह पारदर्शिता होनी चाहिए लोकतंत्र में, और इस पारदर्शिता का सम्मान होना चाहिए। अगर मुलायम सिंह जी को लगता है कि कांग्रेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए सरकार चला रही है, अगर मुलायम सिंह को लगता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो मुलायम सिंह जी इस भयादोहन को नकारिए, इस ब्लैकमेलिंग को हटाइए, परे फेंकिए। आप योद्धा हैं, लड़िए मैदान में, क्या हो जाएगा? 4 मुकदमे और सही। जब सार्वजनिक जीवन में आए हैं तो मुकदमों से भयभीत होंगे क्या? तो लड़ेंगे कहां से भाई? सारी दिक्कत ये हो गई ना कि अब वो सुविधा भोगी इतने ज्यादा हो गए, सत्ता का स्वाद इतना चख लिया उन्होंने कि अब सिद्धांत कहां रह गए। अब तो सिर्फ नूरा कुश्ती हो रही है, और नूरा कुश्ती भी का जो स्तर है वो भी बड़ा हास्यप्रद स्तर है। कम से कम पर्दा तो रखो, इस नूरा कुश्ती करने में कुछ तो पर्दा रखो, कहीं आधी छोड़ दे दो। यहाँ तो बिल्कुल ही हवा में लट मारने के अलावा कुछ हो नहीं रहा। आप सुनिए, आप दोनों ने अपनी बात और अपने तर्क रख लिया, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। जो सवाल आपको मुलायम सिंह जी से करना चाहिए या समाजवादी पार्टी से करना चाहिए, उसका उत्तर समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह जी देंगे, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं कांग्रेस की तरफ से, सुनिए, आपने भी कहा ना, आप तो प्रोवोक करके मुलायम सिंह जी को ये चाहते हैं
कि समाजवादी पार्टी आज केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। मुलायम सिंह जी भी एक बहुत मजे हुए राजनीतिक और परिपक्व व्यक्तित्व के हामी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं, वो भी समझते हैं कि उन्हें कौन सी राजनीतिक चाल चलनी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो। ये सारा जो उत्तर प्रदेश और केंद्र के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, जिनके ऊपर आप बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहे हैं, उसका असल वजह यह है कि 2014 के चुनाव निकट हैं, लोकसभा के, और उस लोकसभा के 2014 के चुनाव में वो पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये आपस में मिलकर कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। कांग्रेस तो किसी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। नहीं, भले ही बात कांग्रेस तो सरकार बना ले। सुनिए ना वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं हाथी रुपया खाता है, गुंडों की सरकार थी, वो हट गई और बाद में उन्हीं गुंडों से उसी हाथी से मिलकर सरकार बना लिया आपने। नहीं बोला हूँ, जब आपने बात कही मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, मुझे बोलने का अवसर दें प्लीज। बोलिए। जब कांग्रेस का ये स्पष्ट मत है कि हम अपने बल पर, अपने नेतृत्व पर, अपने किए हुए कार्यों पर, अपने भविष्य की योजनाओं पर, अपने घोषणा पत्र पर, अपनी कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो सारे दलों को यह भय समाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश तक सीमित दल जो है वो उत्तर प्रदेश की। तो 23 साल तक यूपी में आपने चुनाव, 23 साल तक आपने यूपी में चुनाव, 23 साल तक आपने यूपी में चुनाव क्या बीजेपी के घोषणा पत्र में लड़ा था? मैं जो चुनाव 23 साल तक यूपी में चुनाव क्या आपने बीजेपी के घोषणा पत्र पर लड़ा था, जो आपको जनता ने खारिज किया? मुझे ये बता दीजिए। मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं और लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के अंदर की सीमाओं में रहने वाले राजनीतिक क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में परेशान हैं। इसी तरह और भी चुनाव होता है, जनता का परसेप्शन होता है, पार्टी की विचारधारा से जनता समर्थन दे रही है नहीं दे रही, वो एक ही बात होती है। जनता के मत के आगे हमेशा कांग्रेस नतमस्तक रही है। नतमस्तक नहीं, 23 साल से घुटनों पर है, जब 23 साल से घुटनों पर है। कांग्रेस ने सरकार बनाई है और जब कांग्रेस आबिद भाई में पक्ष आया, अच्छा आबिद भाई सत्ता से दूर रही है। आबिद भाई अभी कांग्रेस के सत्ता में रहने के लिए कांग्रेस आबिद भाई नहीं की है। आबिद भाई राजनीति कांग्रेस सुनो ना भाई, मैं भी कुछ बोल जी। आबिद भाई, अगर नतमस्तक नहीं रहे तो क्या कर लेगा राजनीतिक दल? नहीं, अगर कोई राजनीतिक दल नतमस्तक नहीं हो तो जनता को शूट कर देगा क्या? ये तो कोई बात नहीं है। अगर हम सच बोले तो हम कहें हम सच बोल रहे हैं। नहीं, इसमें क्रेडिट नहीं लीजिए। नहीं, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब नेता कहते हैं कि मैं जनता के आगे नतमस्तक रहा। सुधांशु जी प्लीज, नतमस्तक नहीं देते तो क्या करते? सुधांशु जी फाइनल कमेंट प्लीज। पार्टियां हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने किए हुए कार्यों के खिलाफ को जनता। मेरा सिर्फ ये कहना है, ये इतने खोखले शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और राजनीति को एक बहुत हल्के स्तर पे लेके जा चुके हैं। लोगों में राजनीति के प्रति विश्वसनीयता इसीलिए खत्म हो गई है कि हम जानते हुए वस्तुस्थिति क्या है, हम सबके सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और उस वजह से लोगों में हमारी आस्था और प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आज जो देश में हो रहा है, ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, ये जो कांग्रेस और सापा के बीच में नाटक चल रहा है, ये उसी बात का प्रतिबिंब है। मेरा सिर्फ कहना है, जनता के बीच अपनी साख ना खोइए। जनता में राजनीति के प्रति साख खत्म होती जा रही है। कृपया जो भी करना है उसको गंभीरता से करिए, सोच समझ के करिए। और कम से कम बातचीत का स्तर और भाषा का स्तर जो है वो इतना ना गिराइए कि हम लोग एक दूसरे के सामने शर्मसार होते नजर आए। ठीक बात है। कृपया थोड़ा संयम और थोड़ा स्तर इस समय राजनीति में बरकरार रखिए। सामने जो है देश के सामने बहुत गंभीर समस्याएं हैं। ठीक है। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए संगठनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और नाटक बंद करके कृपया करके जनता के हित में सोचिए। जनता इस समय त्रस्त है, त्राही मची हुई है। चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, इन सारे विषयों पे राजनीतिक संगठनों का एक चिंतन और एक उनकी कमिटमेंट सामने दिखनी चाहिए, जो नहीं दिख रही है। इससे जनता बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है और निराश हो चुकी है राजनीति से। जी कृपया राजनीति को परेशान है। जी ठीक बात है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी का वक्त हो गया, संक्षेप जी। हरकतें छोड़िए। देखिए, मैं
आज के विषय पर ही अपने को अगर केंद्रित करूं, हाँ। तो फिर मैं कहूंगा कि जरा कल्पना करिए कि न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आदमी, वॉशिंगटन में बैठा हुआ आदमी, मॉस्को में बैठा हुआ आदमी जब ये देखता, सुनता, पढ़ता होगा। आज तो संचार का युग है, सेकंड्स में खबर फ्लैश होती है पूरे ग्लोबल एरिना